नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। भारत का ज्ञान अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्यात्म का अर्थ है अपने आप को समझना, स्वयं के बारे में चिंतन मनन करना और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। आध्यात्मिक व्यक्ति का मन एकाग्र रहता है, मन शांत रहता है। वो सही समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। उचित समय पर लिया गया निर्णय व्यक्ति के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। आइए समय के अनुसार तिथि, वार और नक्षत्र जान लेते हैं। आज का पंचांग देखते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, बुधवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सनातन संस्कृति व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से जीवन में परिवर्तन कर स्वयं को शांत और प्रसन्न रखना सिखाती है। अनेक श्लोक हैं जो व्यवहार परिवर्तन के विषय में बताते हैं और जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए आज आपको सुनाते हैं व्यवहार पर आधारित ये सुभाषित। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। विद्वानों के अनुसार दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करना मनुष्य का प्रथम धर्म और कर्तव्य है। इसलिए व्यक्ति को अपने प्राणों से भी अधिक अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। According to wise and virtuous, good conduct towards others is foremost duty and religion. Therefore, a person should protect his good conduct even more than his own life. सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा पुण्य अवसर है जिस दिन गंगा स्नान को पुण्यदायक बतलाया गया है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि, मोक्ष और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आइए देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले गंगा स्नान के महत्व के बारे में और जान लेते हैं गंगा की विशेषता को हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। सहस्र शताब्दियों से पवित्र, विशाल, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ लेके चलने वाली गंगा नदी की विशिष्टता सभी द्वारा ज्ञात ही है। आध्यात्मिक पक्ष से गंगा नदी भारतवर्ष की वह अमूल्य निधि है जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति में तथा आत्मशुद्धि में सहायक तत्व के रूप में गिनी जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई यह नदी अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी मानी गई हैं। इनके तट पर स्थित हरिद्वार और वाराणसी जैसे नगर लाखों तीर्थयात्रियों को मानसिक बल प्रदान करते हैं। भारतवर्ष की हृदय रेखा गंगा नदी भारतीय संस्कृति का मूल आधार भी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता की अमृत गाथा है गंगा नदी। गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थी भी इति गंगा, अर्थात जिनकी ओर मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु जाते हैं वही गंगा है। गंगा की महिमा की व्याख्या में कहें तो गंगा स्नान के द्वारा होने वाली शुद्धि से चैतन्य स्रोत की प्राप्ति करने वाले मनुष्य की साधना शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं होता, अपितु गंगा स्नान द्वारा शरीर की अपेक्षा कर्म की शुद्धि अधिक मात्रा में होती है।
भारत के पवित्र ग्रंथों में जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि यत्र गंगा महाराज स देशस्तत् तपोवनम सिद्धि क्षेत्रम च तद्गेयम गंगा तीरस्थमाश्रितम, अर्थात जहाँ गंगा बहती हैं वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के समीपवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में भी गंगा को सर्व पातक नाशिनी अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। गंगा नदी की पवित्रता को व्याख्यायित करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि दर्शनात्, स्पर्शनात्, पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात्य पुण्यान् पुरुषान् शतशो अथ सहस्रशः, अर्थात दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों तथा हजारों पातकियों को गंगा पवित्र कर देती हैं। गंगा जल की सर्वविदित महिमा को जानकर ही लोक जगत में गंगा स्नान का महत्व फलदायी बताया गया है। माना जाता है कि गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य कमाने जैसे लाभ मिलते हैं। गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति आंतरिक शांति से तथा भक्ति की भावना से भर जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में गंगा को सभी दुखों को दूर करने वाली और आनंद की मूल निधि बताया है। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब सूला, अर्थात गंगा नदी सभी प्रकार के आनंद और मंगल का मूल है। सभी को सुख देने वाली और पीड़ाओं को हरने वाली गंगा नदी है। गंगा जल को तृप्तिकारक बतलाते हुए कहा गया है कि यथा सुराणाम अमृतम पितॄणाम च यथा स्वधा सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम, अर्थात जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा तथा नागों को सुधा तृप्तिकारक है, उसी प्रकार मनुष्यों को गंगा जल तृप्तिकारक है। भारतीय ज्ञान परंपरा की सांस्कृतिक मूल अवधारणा के रूप में स्थापित जीवनदायिनी, आरोग्यदायिनी, पवित्रतमा, सर्व पातक नाशिनी, शिव तत्वदायिनी, ज्ञानदायिनी तथा मोक्षदायिनी माँ गंगा सभी को सहस्र वर्षों से अपने सतत प्रवाह से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती आई हैं। उनकी यह अविरल धारा आने वाली संततियों को ऐसे ही प्रेरित कर उनका मार्ग प्रशस्त करती रहे। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने देखा कि किस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करने को महत्वपूर्ण बताया गया है। ये न केवल धार्मिक मान्यता बल्कि इस पे वैज्ञानिक मान्यता भी इसके लिए बताई गई है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क की रसौली, ये सौम्य या कैंसर युक्त हो सकती है। इसकी जल्द पहचान और सही उपचार आवश्यक है। सुबह के समय सिर दर्द होना और लगातार तेज सिर दर्द होना, ये सिर दर्द कहीं मस्तिष्क में रसौली का लक्षण तो नहीं, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क की रसौली मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली गांठ है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे रसौली का आकार बढ़ता है, आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनने लगता है और उनके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसकी वजह से व्यक्ति को कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और समस्याएं भी हो सकती हैं। स्कल है हमारा, स्कल के अंदर ब्रेन होता है। अगर कोई चीज़ जैसे सूजिश आ गई, और सूजिश का मतलब हम ये समझते हैं कि वहाँ पर कोई ग्रोथ हो गई है, जिसे हम कहते हैं नियोप्लेजिया, मतलब उसमें ट्यूमर एक नई ग्रोथ हो रही है, तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। दो तरह की होती है, एक बेनाइन होती है
यानी कि वो नहीं फैलता है, एक बार निकाल दिया जाए तो वापस नहीं आता है। दूसरी होती है मैलिग्नेंट वैरायटी होती है, जिसका मतलब एक बार हम निकाल दें तो उसको फिर से वापस आने की उम्मीद रहती है, तो इसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आमतौर पर दिमाग से रिलेटेड जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उसका हमें एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है, बस ये हो जाती हैं तो वक्त पर आपका इसका डायग्नोसिस और फिर निदान करना है। जब रसौली यानी ट्यूमर सौम्य या घातक है, उसके बढ़ने की दर में अंतर हो सकता है। जब सौम्य या घातक ट्यूमर बढ़ते हैं तो मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ता है, इससे मस्तिष्क को क्षति हो सकती है और ये जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले मरीज को सिर दर्द हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, कमज़ोरी आ सकती है किसी शरीर के हिस्से में, सुनपना आ सकता है। सिर दर्द है और वक्त के साथ, टाइम के साथ वो दर्द बढ़ती जा रही है, सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, दौरे पड़ते जा रहे हैं, शरीर में कहीं सुनपना आ रहा है, वीकनेस आ रहा है। इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज़ है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसे केस में इसको हम रेड फ्लैग या डेंजर साइन कहते हैं कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यक है कि मस्तिष्क की रसौली के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक कर उसका जीवन सामान्य बनाया जा सकता है। हम मरीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे अच्छा हमारा मॉडलिटी आज के तारीख में एमआरआई है, तो हमारे को वो एमआरआई एग्जैक्टली बता सकता है कि कहाँ पर ट्यूमर है, किस लोकेशन में है, कितना साइज़ है, क्या रिलेशन है बाकी के ब्रेन स्ट्रक्चर्स के साथ। ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया तो वहाँ से हम बहुत एमआरआई देख कर कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि किस तरह का ट्यूमर है। बहुत छोटे साइज़ है, बेनाइन ट्यूमर है, उसको हम सिंपल रेत से, जिसे हम गामा नाइफ कहते हैं, गामा रेत से भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा ट्यूमर है और कैंसर होने के चांसेस हैं तो हम उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। फिर निकालने के बाद उसकी जांच होती है। जब जांच करते हैं तब हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि किस टाइप का ट्यूमर है, बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, कहने का मतलब नहीं फैलने वाला है या कैंसर है, तो उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित। यदि आपको सुबह के समय सिर दर्द होता है, सिर दर्द लगातार रहता है और सिर दर्द की तीव्रता बढ़ती जा रही है, तो इसे माइग्रेन का दर्द मानकर दवा न लें, न ही नजरअंदाज करें। तुरंत एक चिकित्सक को दिखाएं और ये जान लें कि कहीं ये मस्तिष्क की रसौली का लक्षण तो नहीं है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय समय पर परीक्षण कराते रहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। कार्यक्रम में अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे योग की। ध्यान, योग और प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करते हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर की स्थिति में सुधार होता है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो चलिए योग की कक्षा में ले चलते हैं आपको।
जहां देखते हैं कि ओम प्रकाश जो योग साधक है आपको आज कौन सी योगी क्रिया सिखाते हैं। आज हमारा विषय है इंक्रीजिंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए जो आसनास हैं आज हम उनका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। जिसमें पहला आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन को करने के लिए सीधे ऐसे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने लें, दाहिने हाथ के अंदर रखेंगे और बाएं हाथ को बाहर की तरफ इस तरह से हाथों के मूवमेंट ले लेंगे और फिर उसके बाद पैर को इस तरह से उठाएंगे और पीछे लॉक कर देंगे और इस तरह से कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से करने के लिए पहले हाथ को इस तरह से लेंगे, इस तरह से हाथों को नमस्ते, और अब जो हाथ बाहर है वही पैर बाहर उठाएंगे और इस तरह से पीछे काफ मसल पे लॉक कर लेंगे और कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे। यहाँ बैलेंस करना पड़ता है जिससे एक अपने आप तैयारी आती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए। अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है इसके अभ्यास से। अब दूसरा आसन करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए इस तरह से पैरों में 1 फीट का अंतर रख के खड़े हो जाएंगे। अब धीरे से दाहिने पैर के पीछे होल्ड कर लेंगे और दाहिने हाथ से पैर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस बनाने के लिए इस हाथ को सामने ऊपर ले लेंगे और इस तरह से जितना हो सके पैर ऊपर खींचकर यहाँ रुकेंगे कुछ क्षण और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, फिर धीरे से ढीला छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से पीछे पैर पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस करने के लिए सामने वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले लेंगे और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे कुछ क्षण और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। ये आसन बहुत हेल्प करते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर को कोऑर्डिनेशन करने में। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा दिमाग, हमारे शरीर की मूवमेंट वो बराबर साथ साथ में चलनी चाहिए और उसके लिए अमुक चीजें करना जरूरी है। और सबसे पहले है स्किपिंग, जो हम रस्सी कूदते हैं ना, वो कूदना कम से कम 100 बार जमीन पर, फिर मिट्टी में, फिर रेती में, इस तरह कूदने की प्रैक्टिस। और बहुत ही दोनों पैर एक एक पैर से, और ये बहुत फायदा करेगी। उसी तरह जैसे बच्चे रेंगते हैं, क्राउलिंग करते हैं, दोनों पैरों का उपयोग करते हुए कि आगे चलते हैं, या आसन भी करते हैं तो एक पैर से फिर दूसरे पैर में गोमुख आसन, एक हाथ दूसरा हाथ, इस तरह दोनों चीजों का उपयोग करना जरूरी है एक के बाद एक, उससे फायदा हो जाएगा। उसी तरह हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, पैरों को ऊपर उठा रहे हैं, सब साथ साथ में 2-3 चीजों को करना, दिमाग बहुत सही रहता है और हमारी ये कैपेसिटी बढ़ ही जाएगी इससे। नमस्कार। भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है नीति शतक, जिसमें कहा गया है किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, यानी विद्या के माध्यम से आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और इस प्रकार की विद्या हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखी गई है, बताई गई है, और ये संस्कृत ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा सीखना हम सबके लिए आवश्यक है। तो चलिए संस्कृत संभाषण सीखने के लिए आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां संस्कृत के कुछ पदों के अर्थ एवं प्रयोगों को बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम अभ्यास करेंगे मम, भवतः और भवत्याः इन पदों का। हमने पिछली कक्षा में इन पदों के प्रयोगों को सीखा था। मित्रों आप ध्यान करिए, हमने सीखा था मम का अर्थ मेरा, भवतः और भवत्या का अर्थ है आपका, पर पुल्लिंग में भवतः एवं स्त्रीलिंग में भवत्याः का प्रयोग हमें करना है। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा जिनके साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग करते हुए हम साथ मिलकर अभ्यास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हम स्क्रीन पर आपको यह वाक्य दिखा भी रहे हैं। पहला पद है देशः।
अब देशः इस पद के साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग कर पीछे पीछे मेरे साथ बोलिए। देश के साथ जब हम ये पद प्रयोग करेंगे तो पहला वाक्य बनेगा मम देशः अर्थात मेरा देश। भवतः देशः अर्थात आपका देश। भवत्याः देशः अर्थात आपका देश। भवतः इसका प्रयोग पुल्लिंग को उद्देश्य करके और भवत्याः इस पद का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार पद है राज्यम अर्थात राज्य, स्टेट। मम राज्यम मेरा राज्य। भवतः राज्यम आपका राज्य और भवत्याः राज्यम आपका राज्य यानी आपका स्टेट। ग्रामः मम ग्रामः, मम ग्रामः। भवतः ग्रामः, भवत्याः ग्रामः। कुंचिका अर्थात चाबी, की। मम कुंचिका, भवतः कुंचिका, भवत्याः कुंचिका। स्यूतः अर्थात थैला, बैग। मम स्यूतः, भवतः स्यूतः, भवत्याः स्यूतः। पत्रिका मैगजीन। मम पत्रिका, भवतः पत्रिका, भवत्याः पत्रिका। धनम पैसा, मनी। मम धनम, भवतः धनम, भवत्याः धनम। भगिनी अर्थात बहन, सिस्टर। मम भगिनी अर्थात मेरी बहन। भवतः भगिनी अर्थात आपकी बहन। भवत्याः भगिनी अर्थात आपकी बहन। यहाँ भवत्याः पद स्त्रीलिंग में हमने प्रयुक्त किया है, यह आपको फिर से एक बार हम बता रहे हैं। आसन्दः अर्थात चेयर। मम आसन्दः, भवतः आसन्दः, भवत्याः आसन्दः। मित्रों, इसी प्रकार गृहम, नगरम, ग्रंथः, मित्रम, माता, पिता, आप जितने चाहें उतने वाक्य बना सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको इनका अभ्यास बोल बोल कर करना है। भाषा क्योंकि बोलकर ही आती है, केवल समझ लेने से आप भाषा जानते हैं यह समझना उचित नहीं है। अतः यदि आप सच में संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन 10 मिनट इसे बोलने का संकल्प लेकर ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से आप संस्कृत सीखने की यात्रा आरंभ करिए। कोई सहायता या सहयोग की अपेक्षा हो तो आप सोशल मीडिया, विशेष रूप से X इत्यादि पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्तु, अभ्यास के क्रम में आज यहीं लेते हैं विश्राम। नए पाठ के साथ होंगे उपस्थित, तब तक के लिए नमो नमः। भावनात्मक संतुलन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका हमारे समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भावनात्मक संतुलन का अर्थ है सकारात्मक सोच को अपनाकर अपने विचारों को बदलने में सक्षम होना। विचार परिवर्तन से जीवन में परिवर्तन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से शांति की प्राप्ति। आज सुप्रभातम कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और आप देखिए देश में चल रहे सकारात्मक कार्यक्रमों पर आधारित ये रिपोर्ट। नमस्कार। इस दुनिया में कई ऐसे बेसहारा लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता और इस वजह से उन्हें अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारनी पड़ती है। कुछ लोग पागल हो चुके होते हैं और कुछ की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे जिंदगी से ही हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए एक सहारा बन रही है गुरदासपुर के दीनानगर की सरबत दा भला सेवा संस्था। इस संस्था से जुड़े ये स्वयंसेवी न सिर्फ इन बेसहारा लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, बल्कि उन्हें नहलाते भी हैं और उनके आसपास साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। जिन लोगों को समाज ने ठुकरा दिया, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उनके लिए संस्था के इन युवाओं ने सेवा भाव से एक आश्रम भी बनाया है। इस समय आश्रम में करीब 65 बेसहारा लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा रह रहे हैं, जिनकी संस्था से जुड़े लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति की अपनी अलग कहानी है। पहले मैं पागल सी ज्यादा, हूं इत्थे आया मैं 5-6 महीने हो गया। इत्थे आके मैं ठीक हो गया, थोड़ा जिहा गलबात करन लगा, मैं समझ आ गई, मैनू दिमाग मेरा ठीक हो गया।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਬਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਰਹੇ महीना के है, उसके बाद मेरे 2 की टैबलेट खाते थे, मैं बिल्कुल ठीक। संस्था के नौजवान सेवादार बच्चीतर सिंह बिक्का ने बताया कि वे ऐसे लोगों को जो समाज से नकार दिए गए हैं आश्रम में लाकर उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि 2 दोस्तों ने मिलकर यह सेवा शुरू की थी और अब इस आश्रम को चलाते हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हम पंजाब में गुरदासपुर दीनानाथ ट्रस्ट में जो एनजीओ चला रहे हैं सरबत का भला ट्रस्ट है, जहाँ पर जो भी लबार्स इलाकों में रोड पे जो लोग घूमते हैं जिनको कोई नहीं देखता, उनको जहाँ लाकर उनकी सेवा कर रहे हैं 3-4 साल से। और मैं और मेरे दोस्त है जो हम सभी मिलकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको खाना देना, नहलाना, जो भी है सारा काम हम खुद करते हैं जी। आज आश्रम में 65 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। साथ ही वे अब तक लगभग 25 लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और करीब 50 लोगों को ठीक करके उनके परिवारों से वापस मिला चुके हैं। मैं इदा इत्थे सेवा देने वास्ते आया ही, विके भाई ने मैनूं इदां दी गल्लां दसियां जी भी आ सारा कुछ इत्थे राए ना जी आपां मोह माया वा गड्डियां कारां मोटरसाइकिल सारा कुछ इत्थे राए ना, इन्हां दी सेवा करन ते संतुष्टि मिलदी है जी। एक थोड़े दिन पहला 7 साल का बच्चा जिहदे 18 नंबर की पत्थरी निकली है जी, उन्हें परिवार को इलाज कराने जोगे पैसे नहीं है, वो विके भाई ने जो भी दसवंध इकट्ठे करके वो बच्चे का इलाज करवाया। इस आश्रम में रहने वाले ये लोग अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। जब वे यहाँ आए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से ठीक हैं और खुद आश्रम में रहकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। दीनानगर, जिला गुरदासपुर, पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।